हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10th। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम पढ़ेंगे वन शॉट रिवीजन फॉर योर क्लास 10th वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वन शॉट होने वाला है, यानी पूरे इस शॉट में आपका एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर हो जाएगी। डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट वाले मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये इसको एक बार देख लो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप करते नहीं हो यार, सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो जाए। तो पहला कंसेप्ट आता है इसके अंदर मैग्नेटिक नीडल के बारे में, जो कि खुद एक बार मैग्नेट होते हैं जिसके खुद दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, और हमें शुरू से पता है कि लाइक पोल्स मतलब सेम सेम पोल्स आपस में रिपेल होती हैं एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट क्यों करती है। बच्चे, जब एक वायर के अंदर आप करंट प्रोड्यूस करते हो तो एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, जिसकी वजह से कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है जब कंपास नीडल को उस करंट कैरिंग वायर के आसपास रखा जाता है। अब डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एक तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर वन, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दोगे, यानी उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाओगे, तो नीडल पहले जो डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी अब वो रिवर्स्ड डायरेक्शन यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, अगर आप करंट का मैग्नीट्यूड यानी जो उसकी वैल्यू है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ा दोगे तो डिफ्लेक्शन भी तेज होने लगेगी, इट इंक्रीजेस। ठीक है, एंड थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अगर आप वायर से डिस्टेंस दूर कर दोगे मैग्नेट का तो स्ट्रेंथ में ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स। यू नो, एक मैग्नेट जो होता है वो अपने आसपास एक रीजन बना लेता है जिसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल या कोई भी आप मेटल का पीस रखोगे तो इट विल फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर पीस। ठीक है, जैसे कि कंपास नीडल हो गया, तो इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड को एक वेक्टर क्वांटिटी भी कहा जाता है। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की? इट इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास पॉइंट्स टूवर्ड्स। तो अगर आप एक कंपास रखोगे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जिस भी डायरेक्शन में कंपास का नॉर्थ पोल होगा, नीडल का नॉर्थ पोल, उसी डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इट इज़ ऑलवेज टेंजेंट के अलोंग होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ये बंद लूप्स बनाते हैं। और ये हम क्यों प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाती हैं, एंड इनसाइड द बार मैग्नेट आप ले लो या कोई भी तरह का मैग्नेट आप ले लो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। सेकेंड इज डिग्री ऑफ क्लोजनेस टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की उस पॉइंट पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होगा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है। थर्ड इज दे कैन नेवर इंटरसेक्ट। अगर आप मानो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं उस पे तो दो डायरेक्शंस हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की। अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेंजेंट। तो यानी उस पॉइंट पे दो टेंजेंट्स बन जाएंगे, यानी दो डायरेक्शंस। ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक है तो उसकी डायरेक्शन भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही होनी चाहिए। तो ये रीज़न आ जाता है, और ये डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में कैसे जा रही हैं लाइंस। नेक्स्ट, अब हमें कुछ डिवाइसेज हैं जिनसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है जब उनमें से करंट पास किया जाता है, वो पढ़ना है। तो नंबर वन इज अ स्ट्रेट वायर जो कि करंट कैरी कर रही है। आपने इतना तो पता है आपको, करंट कैरिंग वायर ऑलवेज बिहेव्स एज अ मैग्नेट। तो क्या पता जब वो वायर एक स्ट्रेट है, मतलब सीधा है, बिल्कुल मुड़ा हुआ नहीं है, तब जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर सर्कल, ये होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। और अगर हमें इन कंसेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हमें एक रूल लगाना पड़ता है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि यदि आप अपने थंब को, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप थंब को पॉइंट करो, तो जिस भी डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी उसी डायरेक्शन में कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे।
तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कंसेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन को शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बेसिकली ये कंसेंट्रिक सर्कल्स मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका थंब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में है तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन है इट इज़ एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है यदि आपके पास, तो सर्कुलर वायर के हर एक पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और क्योंकि एक हर एक पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जब ये सारे पॉइंट्स आपस में मिलेंगे तो सेंटर ऑफ द लूप में हमारे पास स्ट्रेट लाइंस अपीयर होंगी, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मान लो करंट जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब आप अपने थंब को जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखोगे तो आप देखोगे आपकी फिंगर्स ऐसे क्लॉकवाइज कर्ल कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कर्ल कर रही है। तो इनडायरेक्टली फील्ड लाइंस कुछ इधर को जा रही हैं और यहाँ वाली साइड से इस पॉइंट से देखोगे तो इधर को जा रही हैं। और जब ये आपस में इतना पैरेलल हो जाएंगी कि सेंटर ऑफ द लूप में आते आते आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी। बात समझ में आती है। इफ़ देर इज़ अ सर्कुलर कॉयल हैविंग एन टर्न्स, ठीक है, तो जो फील्ड वो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल प्रोड्यूस करेगा दैट विल ऑल्सो बी एन टाइम्स एज लार्ज। क्यों? क्योंकि एक टर्न से यदि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है तो जब एन टर्न्स है हमारे पास वो भी सेम डायरेक्शन में, तो वो फील्ड एड अप होता रहेगा एन टाइम्स, यानी एन प्लस एन प्लस एन, तो इसलिए एन टाइम्स बोल दिया, ठीक है। एंड थर्ड इज अ सोलेनॉइड। व्हाट इज अ सोलेनॉइड? अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स, circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको समझनी चाहिए। नंबर वन इज़ कि जो आपका सोलेनॉइड है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। सेकेंड इज़ कि जो सोलेनॉइड के अंदर फील्ड लाइंस है दे आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। इसका मतलब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, बात कर रहा हूँ मैं। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है? जब क्योंकि जो ये सोलेनॉइड है इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कि यदि एक कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आप सॉफ्ट आयरन ले लो, वही मैंने कहा ना, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा एंड इट विल बिहेव एज ए टेम्पोररी मैग्नेट यदि उस मैग्नेटिक मटेरियल यानी सॉफ्ट आयरन को इस कॉइल के अंदर यानी सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको पता है एक अभी मैंने आपको बताया एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर इस मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाले कॉइल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो आपको पता है उस मैग्नेटिक जो ये बिहेव कर रहा है एज अ मैग्नेट, ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो बिहेव कर रहा है एज अ मैग्नेट, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वही है। और इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। नंबर वन इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है जी। तो एंड द सेकेंड इज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनमें से कोई भी रिवर्स होगा तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। कहने का मतलब है अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो आपका जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो भी रिवर्स हो जाएगा। एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो जिस डायरेक्शन में फोर्स पहले हुए एक्सपीरियंस हो रहा था उस पर करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो बदल जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगी, वो भी रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स कब एक कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है? जब डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन यानी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल हो। अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक रूल आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, अपनी फोर फिंगर, थंब और मिडल फिंगर को थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में खोलिए एंड सच दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, योर फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडल फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है जी। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट लेना है। लेकिन अगर आपके पास अल्फा पार्टिकल्स हैं या पॉजिट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये भी जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो इन्हीं के डायरेक्शन में हम करंट को लेते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा केस होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप करंट की डायरेक्शन को लेते हो। ये है वो एक्टिविटी जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जब एक करंट कैरिंग कॉयल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाता है तो ये करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर या जो भी है आपके पास कॉयल है वट एवर, इट एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अब इसके एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ देखते हैं? इन इलेक्ट्रिक मोटर, एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट? एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हम देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं AC DC के बारे में। इन आर हाउसेज वी बेसिकली AC इज ऑल्टरनेटिंग करंट, DC इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं बदलता है, लेकिन AC का कंटिन्यूसली बदलता चलता है, ठीक है। इन आर हाउसेज वी रिसीव AC इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट्स, ठीक है जी, और फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की। हमारे पास 3 तरह की वायर्स होती है। नंबर 1 इज़ द रेड इंसुलेटेड वायर। रेड इंसुलेटेड वायर होती है पॉजिटिव, ठीक है, और इसको लाइव वायर भी कहा जाता है। दूसरा कलर की वायर होती है हमारे पास ब्लैक वायर, जिसको हम नेगेटिव वायर भी कहते हैं, और इसका नाम होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है जी। और ये जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर, इनके दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज 220 वोल्ट्स। और जो तीसरी होती है वो हमारे पास एक ग्रीन वायर होती है, जिसको हम अर्थ वायर भी कहते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू ऑल द मेटेलिक बॉडीज डीप इनसाइड द अर्थ। अब ये क्यों होता है? ये जो अर्थ वायर होती है इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम होती है। कम होगी तो अगर फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उस मेटालिक बॉडी के थ्रू, तो वो सारा करंट इसके थ्रू अर्थ में चला जाएगा। सो इट इज़ यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर टू इंश्योर कि कोई भी लीकेज ऑफ करंट हो रहा है उस मेटालिक बॉडी से तो वो एक शॉक ना दे जाए यूज़र को, ठीक है जी। और उसके बाद ऑफन 2 सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड। नंबर 1 जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, नंबर 1 इज़ 15 एम्पियर करंट रेटिंग। जो वो कौन से अप्लायंसेस के लिए होता है? जिनकी पावर रेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा यानी हाई पावर कंज्यूमिंग वाले जो होते हैं, जैसे कि गीज़र हो गया, आपके ACs हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा पावर खींचते हैं, इसलिए इनके लिए 15 एम्पियर करंट रेटिंग वाले सर्किट को यूज़ किया जाता है। एंड दूसरा टाइप का होता है 5 एम्पियर यानी कम करंट वाला, जो आपका लो पावर डिवाइसेस होते हैं, जैसे बल्ब्स हो गए, फैंस हो गए, उनके लिए, ठीक है जी। उसके बाद हम 2 कंसेप्ट पढ़ेंगे, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग कब होती है? 3 रीजंस की वजह से हो सकती है ओवरलोडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज 3 रीजंस आर। नंबर 1, जब आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में डायरेक्ट कंटैक्ट में आ जाएं, ठीक है। लाइव वायर मतलब आपकी वो रेड वाली वायर, और न्यूट्रल वायर मतलब आपकी वो ब्लैक वाली वायर। जब रेड और ब्लैक वायर आपस में आ जाते हैं कंटैक्ट में तो ओवरलोडिंग हो सकता है। सेकंड एक केस हो सकता है कि जब एकदम से जो वोल्टेज सप्लाई की जा रही है उसमें एकदम से वो बढ़ जाए, इमीडिएट इंक्रीज हो जाए, तो हो सकता है। थर्ड इज जब आप बहुत सारे अप्लायंसेज एक सिंगल सॉकेट के अंदर लगा दो तब भी ओवरलोडिंग हो जाती है। और इन सच अ सिचुएशन जो करंट है आपके सर्किट के अंदर वो अब्रप्टली इंक्रीज होता है, मतलब भयानक तरीके से बढ़ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। उसकी वजह से फायर्स वगैरह भी हो सकती हैं। तो अब ये शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग से बचने के लिए हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस होता है फ्यूज़, जो कि मेल्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर जो उसकी रेटिंग होती है कि भी अगर फ्यूज़ से इतना करंट पास होगा तो ठीक है, सेफ है। अगर इस लिमिट से ज़्यादा करंट पास होता है तो फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जिस मटेरियल से वो बना होता है टंगस्टन, और वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है एंड इट ब्रेक्स द सर्किट। क्या बात समझ में आई? तो ये इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है। विद दिस वी कंप्लीट योर चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप सो आपको सब मज़ा आया होगा, एंड अच्छी तरह से नोट्स बनाना रिवाइज हो गया होगा आपके अच्छी तरह से। ऑल द वेरी बेस्ट डी स्टूडेंट्स, आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।